नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। हम लोग एमटीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। जीएस के क्वेश्चन एमटीएस के कर रहे थे। ये पार्ट थर्ड है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये 5/8/2019 का शिफ्ट थर्ड का प्रीवियस ईयर सेट है। अगर आप लोगों ने 5/8/2019 का सेकंड शिफ्ट का और इसके पहले 2/8/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? मुगल काल में संस्कृत में फारसी में अनुवादित महाभारत को नाम से जाना जाता है। मतलब मुग़ल काल में जो फारसी में अनुवादित जो मुग़ल काल की महाभारत को तो फारसी में अनुवाद किया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? तूतीनामा, नहीं, शाहनामा और बादशाहनामा, मतलब रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत को फारसी में जो अनुवाद किया गया था महाभारत का, उसे रज्मनामा के नाम से किया गया था। मुग़ल काल में ये किया गया था। जिस समय अनुवाद किया गया था ये किसके शासनकाल में किया गया था? जो अकबर ने अपने मतलब शासनकाल में अपने राजकवि फैजी के अध्यक्षता में, जो फैजी था, फैजी की अध्यक्षता में किया था। फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। किसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? किसने? अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। उसी में महाभारत का अनुवाद फैजी के द्वारा अध्यक्षता में किया गया। इसका क्रेडिट फैजी को ही जाता है कि फैजी ने किया, मगर इसमें जो अध्यक्षता की थी फैजी में, इसमें बदायूनी, अबुल फजल तथा फैजी, 3 लोगों ने मिलकर इसका महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। वैसे अगर पूछा जाए तो बदायूनी ने रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। रामायण का अनुवाद किसने किया? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभारत का अनुवाद फारसी में रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, जिसे फैजी ने किया। और रामायण का अनुवाद फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगर इसी तरह से अबुल फजल पूछा जाए तो कालिया दमन एक बुक थी, उसका फारसी में अनुवाद किया। और फैजी ने रब्जनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया। एक लीलावती बुक है, लीलावती बुक, इसका भी अनुवाद इन्होंने फारसी में किया। ये यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन थे बनने के एग्जाम में, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। महाभारत का अनुवाद फैजी ने रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया। और ये अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अपने शासनकाल में। लीलावती का भी इन्होंने ही फारसी में अनुवाद किया। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका का, जिसे गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला। और ये भी क्वेश्चन पूछा था, इनकी ये बहुत फेमस बुक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, बायोग्राफी है। और जैसे पूछ दिया था कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को 1990 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ का महात्मा गांधी, तो वहाँ नेल्सन मंडेला को गांधी बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अब्राहम लिंकन यूएसए के, अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। कौन से? 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, 16। इनका एक बहुत स्टेटमेंट था कि जनता का शासन जनता के द्वारा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनता का शासन जनता द्वारा किसके द्वारा दिया गया? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। और ये क्वेश्चन कब बने थे? 16वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? जयदेव, घासीदास का पूरा नाम है गुरु घासीदास।
गुरु घासीदास, रायदास और शंकरदेव। इसका तो राइट आंसर क्या होगा? शंकरदेव। 15वीं शताब्दी में पूछ रहा है। 15वीं शताब्दी में जो असम में थे वैष्णव संप्रदाय के असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध, मतलब कौन सा संप्रदाय था इनका? वैष्णव समुदाय। प्रसिद्ध कवि एवं नाटक थे। ये समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? असम के। और ये वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे। और ये कवि भी थे और नाटककार भी थे। और ये जो गुरु घासीदास है, ये कहाँ के? ये छत्तीसगढ़ के भी समाज सुधारक थे। इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और जयदेव एक गणितज्ञ एवं संस्कृत के प्रख्यात महाकवि थे। क्या थे? संस्कृत के प्रख्यात महाकवि थे। इनकी एक फेमस रचना है, जयदेव की एक फेमस रचना है। क्या नाम है उनकी? गीत गोविंद। जयदेव की बहुत ही फेमस रचना, बहुत एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें पूछी ना गई हो। गीत गोविंद। दूसरी क्या है? रतिमंजरी। ये इम्पोर्टेंट बुक है, गीत गोविंद। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। और जयदेव की फेमस रचना गीत गोविंद। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ है, इस क्वेश्चन में क्या मंजूरी दी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 को मंजूरी दी? तो इसमें जो कारखाना अधिनियम 1948 का था उसको संशोधन करके 2019 में संशोधन किया गया। तो सबसे पहले किसने मंजूरी दी? तो गोवा ने। ये करंट का यही क्वेश्चन था। लगभग आपको करंट में इस सेट में लगभग क्वेश्चन करंट के आपको 5 मिलेंगे करंट के, मगर वो करंट हमारी 2019 के इस टाइम काम नहीं आएगी। मगर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है, उससे रिलेटेड अगर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड, उसकी हिस्ट्री से, इतिहास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो वो ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिटी से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया? अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17। बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं गया होगा और ऐसा कोई सेट नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, SSC का हुआ, एनटीपीसी का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, किसी ऐसा कोई एग्ज़ाम में नहीं हुआ होगा जिसमें ये, किसी ऐसे कोई एग्ज़ाम ना हुआ जिसमें ये पूछा ना गया क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। क्या? अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी, छुआछूत से। ठीक। अब अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 इन तीनों का उल्लेख किया गया है। तो इन तीनों के लिए हम डिटेल में देखेंगे। अनुच्छेद 16 में क्या दिया है गया? जो हमारी अनुच्छेद 16 है, जो सरकारी रोजगार में समानता, मतलब जो सरकारी काम होते हैं उसमें सरकारी रोजगार, मतलब हमें अगर अभी एग्ज़ाम देंगे उसके बाद हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वहाँ पे समानता का उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 16 में। और जो अनुच्छेद 21 है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसमें? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया। और अगर अनुच्छेद 21A पूछें तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है कितने से कितने साल तक? 6 से 14 साल तक। ये कब ऐड किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A को ऐड करके 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 2002 में ऐड किया गया। अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। इसमें क्या है? हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता, हम किसी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 16 में क्या था? हमारे रोजगार, सरकारी रोजगार में समानता का। यहाँ से हमारे 1 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन को हम लोग डिटेल में देखकर इससे रिलेटेड अगर कोई इस क्वेश्चन बनता है उसको भी हम लोग कर पाएंगे। पढ़ाने को तो वैसे हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं और उसका आंसर बताते जाएं, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं। वैसे तो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2018 तक की स्थिति के अनुसार कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक क्या था? ये 2018 का करेंट्स का रिलेटेड है, पूछ रहा था कोको। तो इसमें उस समय का आंसर था आइवरी कोस्ट। मगर इन फ्यूचर में इससे क्या, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या बन सकता है?
तो ब्राज़ील, जैसे ब्राज़ील है, क्यूबा है और इंडिया, ठीक है। आइवरी कोस्ट, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे राजधानी, इसे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ब्राज़ील की राजधानी क्या होती है? ब्रासीलिया। क्या होती है? ब्रासीलिया। ब्रासीलिया। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा इसकी ब्रासीलिया मुद्रा इसकी होती है कुजादो। बहुत टिपिकल मुद्रा है यहाँ की, कुजादो। और ये साउथ अमेरिका का देश है। ब्राज़ील की मुद्रा ब्रासीलिया, कुजादो इसकी मुद्रा है, ठीक है। और क्यूबा, क्यूबा की राजधानी बहुत सरल, सबको याद होती है, हवाना। क्या है? हवाना। हवाना। इसकी मुद्रा क्या है? पीसो, ठीक, पीसो। ये उत्तरी अमेरिका का देश है। जैसे अब इंडिया, एशिया, इसका तो दिल्ली, रुपया, ये तो सभी को पता होता है, ठीक। अब आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? यामोसुको। यामोसुको, ये इसकी राजधानी। अब इसकी मुद्रा क्या होती है? इस मुद्रा को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आइवरी कोस्ट की जो मुद्रा क्या है, और ये इसके पर किसका अस्तित्व था। इसे काटकर आइवरी कोस्ट एक देश बनाया गया, जो 1960 में बनाया गया है। ये इसकी मुद्रा और इसकी डिटेल में जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यामोसुको, ये इसकी राजधानी। ये हम लोगों ने राजधानी डिस्कस कर ली, क्योंकि इससे अगर रिलेटेड राजधानी पूछता है तो हम लोग राजधानी ब्राज़ील की ब्रासीलिया, क्यूबा की हवाना और आइवरी कोस्ट की यामोसुको। तो हम लोग करंट के क्वेश्चन से अपने इम्पॉर्टेंट जानकारी उससे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत का उस एकमात्र मादा ऑरगुंटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उस समय का करंट का क्वेश्चन था और इससे कोई आगे इन फ्यूचर में क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं, हटा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा बल्लेबाज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर सबसे तेज़ गति रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? एक करंट का ये भी क्वेश्चन है। इस शिफ्ट में लगभग काफ़ी क्वेश्चन करंट के पूछे गए हैं। अभी तक जितने मिल रहे हैं लगातार करंट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये क्या है? विराट कोहली उस समय का था, ठीक। विराट कोहली इसका राइट आंसर था। अगला ऑप्शन क्या दिया है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को इस अभी लेटेस्ट में 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार मिला। क्या? राजीव गांधी पुरस्कार रोहित शर्मा को मिला, जो एक क्रिकेटर हैं, राजीव गांधी पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को, जो एक शतरंज खिलाड़ी हैं। अब की बार का राजीव गांधी पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को मिला, जिसमें से एक क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा को मिला। और किसे मिला? विनेश फोगाट को मिला। वो क्या खेलते हैं? कुश्ती खेलती हैं, विनेश फोगाट, जो कुश्ती से। और किसको मिला? मनिका बत्रा को मिला। और तीसरा रानी रामपाल। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं, रानी रामपाल हॉकी। और मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट है। कितने लोगों को? 4 लोगों को मिला। विनेश फोगाट और मनिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगावेलु। ये मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से हैं। क्या खेलती हैं? पैरा एथलीट्स हैं। ये रानी रामपाल हॉकी खेलती हैं और मनिका बत्रा टेबल टेनिस और विनेश फोगाट कुश्ती, रोहित शर्मा क्रिकेटर। 5 लोगों को अब की बार का राजीव गांधी पुरस्कार मिला। इसकी शुरुआत 1991 और 92 में हुई थी। सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला गया था? विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो एक चेस खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कौन सा युग्म सही है? तो देखते हैं। मार्को पोलो मोरक्को से नहीं था, वेनिस से था। वेनिस इटली का था। अल-ब्रूनी तुर्की से नहीं था, ये मध्य एशिया से आया हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में जहाँ से इसका निवास स्थान है वो अब उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया से आया था, ठीक है। और फ्रांसुआ बर्नियर स्पेन से नहीं था, जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्रांसुआ बर्नियर, तो ये फ्रांस से था, ठीक, फ्रांस से था, ठीक। दुआंते बाराबोसा पुर्तगाल से था। बहुत टिपिकल क्वेश्चन था हिस्ट्री से। क्या था? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? दुआर्ते बारबोसा। जिसने हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा होगा वही ये क्वेश्चन को कंफर्म कर पाएगा। दुआर्ते बारबोसा। आप लोग अगर ये क्वेश्चन को सही से देख लेंगे, अगर इन फ्यूचर में रिपीट होता है तो दुआर्ते बारबोसा। अब इन 3 ऑप्शनों को भी क्लियर करेंगे कि कहाँ से थे कौन। मार्को पोलो कहाँ से? मार्को पोलो मोरक्को से नहीं था, वेनिस इटली से था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका बस एक वैल्यू 746। वैसे अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो 745.7 होती है, मगर इतना डीप में जाके कभी एग्ज़ाम पूछेगा नहीं। आप इसकी लगभग वैल्यू 746 याद रखेंगे। अगर ऐसे ऑप्शन में अगर कहीं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनलिमिटेड बार ये रिपीट हुआ है। अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाता है पॉइंटों में वैल्यू देता है, जैसे दे दिया 7.459 दे दिया, 745.6 दे दिया, ऐसे करके ऑप्शन अगर उसने बनाया तो 745.7 इसका राइट आंसर होगा। इन फ्यूचर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? क्या कह रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन और की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये चीज़ कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई? अमेरिका से। और दिया है जैसे ऑप्शन में दिया, यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया और जर्मनी से क्या लिया गया है। तो हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से हमारी जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची में समवर्ती सूची जो है कहाँ से ली गई, हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। ठीक है, अब जर्मनी से देखेंगे हम लोग। जर्मनी से क्या लिया गया हमारा? जर्मनी से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का जो स्थगन होता है, आपातकाल के समय जो हमारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकाल में जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं जो स्थगित कर दिए जाते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए। और अगला ऑप्शन क्या है? जापान से हमारा क्या लिया गया है? जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है हमारी, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया संविधान की है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। याद रखेंगे। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन ये ऑप्शन से और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई? अमेरिका से। ठीक। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक। जर्मनी से आपातकाल में स्थित जो हमारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, वो कहाँ से लिया है हम लोगों ने? जर्मनी से। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची, इसकी जो संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची में क्या विषय होंगे, कैसे किससे रिलेटेड होगा सारे, ये ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अपक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। अगर आपको याद नहीं है तो किसी धातु के साथ आप अपक्रिया करा देते हैं, जैसे हमारा Zn एक क्या है? धातु है, इसके साथ किसी अम्ल, जल मिश्रित अम्ल की, ठीक, तो कौन सा जल? H2SO4, ठीक, इसमें जल है, इसकी अपक्रिया कराते हैं, ठीक, तो क्या बनेगा? ZnSO4 और प्लस H2 गैस। देखो हाइड्रोजन गैस रिड्यूस कर रहा है किसी धातु के साथ अम्ल मिश्रित अपक्रिया कराने के साथ, क्या हाइड्रोजन गैस रिड्यूस करता है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वनडे एग्जाम में ऐसे हूबहू पूछा जाता है। अगर आपको याद नहीं, यहाँ पे कोई भी अब धातु ले सकते हैं, कोई भी धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमेशा हाइड्रोजन गैस रिड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, करंट का क्वेश्चन है। जून 2019 तक स्थित के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय तक कौन थे? नरेंद्र बत्रा, और प्रेजेंट टाइम में भी यही हैं। अगर यहाँ पे आप काट के ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि 2021 तक स्थिति के अनुसार, अगर आज पेपर होता तो ये 2021 तक भी नरेंद्र बत्रा अभी भी प्रेजेंट टाइम 2021 में भी हैं। नरेंद्र 2017 से हैं, 2017 से हैं। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अगर इसका ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है, इसका अगर हेड क्वार्टर पूछे कहाँ पे, तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। भारतीय ओलंपिक संघ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में भी? नरेंद्र बत्रा हैं। और इसका अगर पूछे कि सचिव कौन है इस समय, सचिव कौन है? सचिव कौन है? तो सचिव इस समय है राजीव मेहता। सचिव कौन है? राजीव मेहता। ये था हमारा करंट का क्वेश्चन था। उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन लोगों, वो क्वेश्चन हम लोग देखें। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये करंट का क्वेश्चन है। इस शिफ्ट में काफ़ी करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन लगभग हो गए जो करंट के क्वेश्चन थे। ये क्या है? 2019 के बजट से क्वेश्चन है, जिसमें बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 0.5%। इससे कोई क्वेश्चन हमें नहीं, क्योंकि अब हमें अगर एग्ज़ाम होगा 2020 में, जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा, 21 में 2021 में जो पहले से शिफ्ट था कि
मतलब निर्धारित था कि 1 जुलाई से एमटीएस का एग्ज़ाम होगा, मगर अब वो डिले हो जाएगा क्योंकि सीजीएल का ही नहीं अभी एग्ज़ाम हुआ और ये कोरोना के कारण हर चीज़ें डिले हुई हैं, तो ये आगे भी बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके पहले एक बजट का क्वेश्चन पूछता है ज़रूर है, तो 2021 का बजट पढ़ के जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन हमारे यूज का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट क्या होता है, ब्रायोफाइट क्या होता है। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा एक संघ है, वनस्पत जगत का एक वर्ग है। क्या है ये, वनस्पत जगत का, बॉटनी का एक वर्ग है। क्या एक वर्ग है ब्रायोफाइट। इसमें कौन से पौधे आते हैं, इसमें वो पौधे आते हैं जिनके अंदर संवहन ऊतक होता ही नहीं है। कौन सा, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक टिश्यू, संवहन ऊतक टिश्यू होता ही नहीं है। संवहन ऊतक मतलब संवहन, जो संवहन का मतलब होता है जैसे एक संचालन इधर से उधर नहीं होता है कुछ भी। ये अधिकतर वो पौधे होते हैं जो एकदम होते तो बहुत ग्रीन हरे ही होते हैं। अगर आपको इस पर विकिपीडिया पे जाके इसको देखेंगे कि संवहन क्या होता है, संवहन वाले पौधे क्या होते हैं, ओशिनियाई देशों में पाए जाते हैं। ये एकदम हरे होते हैं, मगर इनके अंदर ना कोई चिपचिपा ना कहीं कुछ। दिखने में तो एकदम हरे और भरे लगेंगे, मगर ये एकदम सूखे होते हैं, ब्रायोफाइट के वर्ग के जो होते हैं संवहन। तो इसमें कौन से पौधे आते हैं जिनमें संवहन ऊतक होता ही नहीं है, संवहन ऊतक इसमें नहीं होता है। जैसे मॉस, मतलब ये मीसोस है, इसे इंग्लिश में MOSSE मतलब मोसेस, मोसेस, यहाँ पे शॉर्टकट में मॉस लिख दिया, मोसेस है, और हार्नवर्ट है और लीवरवर्ट है। ऐसे करके 3-4 पौधे हैं जो ज़्यादा मतलब हाईलाइट पौधे हैं। हार्नवर्ट, लीवरवर्ट, ये ऐसे करके हरे इतने होते हैं। जैसे आप कहीं जाएंगे ना, किसी पार्क वार्क में जाएंगे, जो ना एक घास जो बिछाई जाती है, प्लास्टिक की जो घास होती है जैसे करके होती है, हरी एकदम ग्रीन ग्रीन जैसी दिखती है, मगर वो घास प्लास्टिक की होती है या फिर कोई फाइबर की होती है, एक दिखती है, ओरिजिनल दिखती है एकदम कि ये रियल में घास है। वैसे करके ये ब्रायोफाइट में उस तरह के पौधे आते हैं जिसे मोसेस, एक पौधा इसमें ऑप्शन दिया था मोसेस, और हार्नवेट और लीवरवुड भी इसी वर्ग के पौधे हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। निम्नलिखित में से किसको किसको भारत रत्न सम्मानित नहीं है, जो हमारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मोरारजी देसाई और MG रामचंद्र और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। ठीक, मोरारजी देसाई हमारे भारत देश के PM बन चुके हैं। ये पहले PM हैं, ये पहले ऐसे PM हैं जो गैर कांग्रेसी PM थे। गैर कांग्रेसी PM ये कब से कब बने, 1977 से 1979 सर। ये 1907, मतलब केवल इनका कार्यकाल कितने साल तक रहा, 2 साल तक रहा। ये भारत के पहले ऐसे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी में, ये बहुत बार RO का अगर पेपर देंगे तो उसमें ज़रूर मिलेगा ये क्वेश्चन, कि उसमें प्रीवियस ईयर में सेट में ज़रूर मिलेगा कि पूछा जाएगा कि पहले भारतीय गैर कांग्रेसी PM कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। तो मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक, केवल 2 साल तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हें भारत रत्न कब मिला, 1991 में। और इन्हें एक पुरस्कार हमारे पाकिस्तान के द्वारा, मतलब आतंकवादी देश पाकिस्तान ने भी इन्हें सम्मानित किया। अपने यहाँ का जो, जैसे हम लोग भारत रत्न देते हैं वैसे ही उसने वहाँ कौन पुरस्कार देता है, निशान-ए-पाकिस्तान, निशान-ए-पाकिस्तान। इस पुरस्कार से ये सम्मानित किए जा चुके हैं, पाकिस्तान के पुरस्कार से भी। और ये भारत के ऐसे, अपनी नॉलेज के लिए एक ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए कि ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 4 साल बाद आता है, मतलब इनका जो जन्म हुआ था 29 फरवरी को। ये भी क्वेश्चन UPPSS, क्योंकि UPPSS कुछ क्वेश्चन पहले जो पूछता था बहुत इधर उधर के क्वेश्चन पूछता था। कहीं पूछ देता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की राशि क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत हट के क्वेश्चन बनाता था, 1-2 क्वेश्चन। अब सिलेबस चेंज हो चुका है, और सिलेबस का चेंज हुआ, लगभग पैटर्न चेंज ही हो चुका है। तो मोरारजी देसाई का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन से प्रधानमंत्री हमारे हुए जो 4 साल में जन्मदिन अपना मनाते थे, तो मोरारजी देसाई। MG रामचंद्र को अगर देखा जाए, इसमें एक ऑप्शन है MG रामचंद्र, तो MG रामचंद्र को कब मिला था, तो MG रामचंद्र को 1983 में, ठीक, 1983 में। मोरारजी देसाई को 1991 में पुरस्कार मिला था। अगर भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन और देखें तो सबसे भारत रत्न पाने वाली पहली महिला
पहली महिला तो 1971 में। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन? इंदिरा गांधी। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार मिला। और राजीव गांधी को, इन्हीं के साथ राजीव गांधी को भी मिला था 1991 में भारत रत्न। इन्हीं को भी मिला था भारत रत्न पुरस्कार 1991 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी पर नारगा-अर्जुन सागर बांध है? नारगा-अर्जुन सागर बांध कहाँ है? कहाँ पे नारगा-अर्जुन से सागर बांध है? कहाँ पे? तेलंगाना में है। कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना का तेलंगाना में किस नदी पे? कृष्णा नदी पे है, कृष्ण। तो यहाँ से एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कृष्ण भगवान नाग से, जो मतलब वहाँ कूदे थे समुद्र में, तो नाग पे बैठे थे। तो यहाँ से कृष्ण भगवान कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, अगर याद नहीं हो रहा तो। नहीं तो ये बहुत पुराना और ओल्ड क्वेश्चन है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो गए। नारगा-अर्जुन सागर बांध पे कौन से? कृष्णा नदी पे। ठीक, कृष्णा नदी पे तेलंगाना में स्थित है। गोदावरी को हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी को। कावेरी पे मैत्तूर बांध है कावेरी नदी पर। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है मैत्तूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची, तो पूर्वी घाट की ये रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, ये डोडा बेटा और महेंद्रगिरी और अनाई मुंडा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों की अलग अलग विशेषता है और तीनों बहुत बार रिपीट हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं तीनों क्वेश्चन। तो पहला एक एक करके हम देखेंगे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की। और जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? नीलगिरी पहाड़ियों की, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाई मुंडे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाई मुंडी कहाँ है? केरल में। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो कहाँ है? केरल में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर पूछता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूर्वी घाट की पूछ रहा है तो डोडा बेटा होगी कि अनाई मुंडी होगी। तो याद रखेंगे अनाई मुंडी मतलब केरल की होगी, केरल दक्षिण भारत। यहाँ पे एग्जैक्ट ये नहीं पूछता है लोकेशन कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, केरल की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी, और डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में एक बुक जरूर पूछी जा रही है। ये करंट से उस समय जो जब एग्ज़ाम होता है उस समय करंट से रिलेटेड जो एक बुक होती हैं, ज़्यादा हाईलाइट बुक होती हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बना दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? मतलब चेतन भगत ने नहीं लिखी है। तो रिवॉल्यूशन 2020, ठीक। मेक इन इंडिया असम लिखी है। वन इंडियन गर्ल, तीनों चेतन भगत ने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, नॉवेल और बहुत सारी लिखी हैं चेतन भगत ने। थर्ड बुक जो दी है ये चेतन भगत द्वारा नहीं लिखी है, वाइज एंड अदरवाइज। ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। ये किसकी बुक है? सुधा मूर्ति की बुक है। ये उस समय की करंट की बुकें हैं, सारी करंट की बुक। रिवॉल्यूशन 2020 2020 में चेतन भगत द्वारा 2019 में ही प्रकाशित कर दिया था चेतन भगत द्वारा। मेकिंग इंडिया असम के बारे में वहाँ पे क्या यहाँ पे दिखाया गया है मेक इन इंडिया असम के बारे में। वन इंडियन गर्ल, ये बहुत फेमस बुक है, वन इंडियन गर्ल। ये सारी चेतन भगत की। वाइज एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति की बुक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका वडोदरा में स्थित है, वडोदरा गुजरात में। कहाँ? बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा में स्थित है। इसका कभी बैंक से हेडक्वार्टर या टैगलाइन कह के पूछता है। ज़्यादा करके टैगलाइन पूछ रहा था पहले, इसके पहले टैगलाइन पूछ रहा था कि किसकी टैगलाइन, कौन सी बैंक की टैगलाइन क्या है। जैसे पुणे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय कहाँ स्थित है? वडोदरा। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टैगलाइन है वो क्या है हमारी? बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा में। टैगलाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और इस शिफ्ट में पूछा गया है, जो इसके आगे दिया हुआ है वो देखेंगे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑनर्स योर ट्रस्ट। यूको बैंक की क्या है टैगलाइन? ऑनर्स योर ट्रस्ट। और ऑप्शन इसमें दिया गया है वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड।
तो ये सिंडिकेट बैंक की सिंडिकेट बैंक की ये टैगलाइन है। और फेथफुल एंड फ्रेंडली ये किसकी है? केनरा बैंक की। याद रखेंगे आपको, टैगलाइन से देखो एक क्वेश्चन पूछा गया और एक हेडक्वार्टर से बैंक से रिलेटेड, मतलब बैंक से इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए। यूको बैंक की टैगलाइन का है ऑनर्स योर ट्रस्ट, यो फेथफुल एंड फ्रेंडली केनरा बैंक का टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन से बांसुरी वादक हैं? तो बांसुरी वादक कौन से बहुत फेमस हैं? कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या है? बांसुरी वादक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। अब क्या? जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक है। क्या है? तबला वादक है। ठीक, तबला वादक है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। संतूर वादक है। ठीक, रविशंकर क्या है? सितार वादक है। सितार वादक है। जो शिव कुमार शर्मा थे कहाँ से बिलोंग करते थे? जम्मू एंड कश्मीर से। ये बंगाली थे। रविशंकर शर्मा क्या थे? बंगाल से थे। जाकिर हुसैन तबला वादक। बहुत, ये चारों क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में कि आपको हर शिफ्ट में मिल जाएंगे। निम्नलिखित में बांसुरी वादक कौन है? अगली शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन मिले, जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है, फिर अगली शिफ्ट में शिव कुमार शर्मा किससे रिलेटेड है, और रविशंकर किससे रिलेटेड है। तो सभी को आप लोग एक बार याद कर लेंगे। आप या ट्रिक बना के याद रखने, या एक बार नोट कर लेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। क्या करा? बांसुरी वादक, तब सब बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। जाकिर हुसैन तबला वादक। ठीक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, और रविशंकर सितार वादक हैं। शिव कुमार वर्मा जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डांस से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? महोत्सव फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बस डांस से कोई ना कोई राज्य का एक फोक डांस जरूर पूछ रहा था एमटीएस के एग्ज़ाम में। अब अगली बार आएगा एग्जाम तो उसमें देखो क्या उस पैटर्न फॉलो करता है, लगभग प्रीवियस ईयर उठाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा आपको आइडिया होगा। मतलब कोई एग्ज़ाम देने से पहले आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पता होना चाहिए, और प्लस में प्रीवियस का सिलेबस, और प्रीवियस और प्लस हार्ड वर्क। अगर ये 4 चीज़ें आप कर रहे हैं तो एग्ज़ाम को सही गाइडेंस में जा रहे हैं, आपको एग्ज़ाम के सही गाइडेंस में जा रहे हैं। 4 चीज़ें ज़रूर आपको कंफर्म होनी चाहिए। आपका अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, क्या टाइम एंड ड्यूरेशन है, कितने में कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने समय में कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन है, कितने नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक, ये चीज़ें सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना क्या देखेंगे, सारे जितने प्रीवियस ईयर, लगभग 3 साल के प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। 3 साल से मतलब नहीं, उसके पिछले साल का ज़रूर कंफर्म करके जाएं, फिर दूसरे साल का, तीसरे साल का शायद ना करें तब भी चल जाएगा। और उसके साथ अगर ये करेंगे तो हार्ड वर्क जरूर करें होगा आपका। 3 चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा ही बेनिफिट करेंगे, फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये था आज का एमटीएस का प्रीवियस ईयर का सेट, शिफ्ट 3 का था, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों को डिटेल में देखा, उसके ऑप्शनों को भी डिटेल में देखा, जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर में बनते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर इस प्रीवियस ईयर को हम लोग डिटेल में देख रहे थे, एक एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर रहे थे अलग अलग से। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।